एक्स्ट्रा पीरियड लेके, जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट शामिल हों उस क्लास में जिन्होंने गैसियस स्टेट पहले पढ़ा हुआ है। उस एक्स्ट्रा पीरियड में ये वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट और एक्सरसाइज 1 या 2 पीरियड में करवाई जाए। ये टॉपिक जो अब मैं शुरू करने लगा हूं, लिक्विड और सॉलिड्स का चैप्टर, 4th चैप्टर, ये सबको एक जैसा समझ आना चाहिए। इसका पिछले चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए किसी के पास भी ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि जी मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है या मैं पहले नहीं था, या ये सबको एक जैसा समझ आना चाहिए। और अगले चैप्टर जो बाकी हैं वो भी सबके लिए एक जैसे ही हैं, सिर्फ जब चैप्टर शुरू किया जा रहा हो उस दिन ज्वाइन करने से समझ आ जाती है, उसके बाद अगर ज्वाइन करने में बड़ा मुश्किल। ये क्वेश्चन मुमकिन है कुछ स्टूडेंट के जहन में हो क्योंकि पहला चैप्टर नहीं कराया था हम। पहले चैप्टर का मसला ये है कि उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं, और वो बेहतर है कि जब फिजिकल क्लासेस शुरू हों, बाकायदा क्लासेस शुरू हों, यानी फिजिकली आप क्लास में मौजूद हों, तो शायद वो समझना ज्यादा आसान हो। ऑनलाइन इस तरह के न्यूमेरिकल्स समझना या सॉल्व करना उतना कन्वीनियंट नहीं है। अगर पॉसिबल ना हुआ तो फिर मजबूरी है, उसको उसी तरह ही करवाया जाएगा, तो वो छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल उसको पोस्टपोन किया हुआ है कि मे बी रेगुलर क्लासेस इस महीने के आखिर में या अगस्त में शुरू हो जाए, तो उस वक्त को करवा दिया जाए। ओके, सॉलिड्स और लिक्विड्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंसेस की शक्ल में ही इसको पढ़ाना है ताकि कभी पेपर में डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आप इसी तरह इसे अटेम्प्ट कर सकें। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसका क्या मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान? The force of attraction between atoms of two different molecules. एक मॉलिक्यूल का एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल का एक एटम होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम। ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल की अगर ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करे, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के दरमियान, या एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की क्लोरीन के दरमियान। ये जो लाइन लगी हुई है ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी अट्रैक्शन है जिसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का एक एटम हो दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम हो, तो ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है, this attraction is called intermolecular force of attraction. इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फर्क सुन लें।
ये एक HCl मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। एक HCl मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल की क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस जिसे शो किया क्लोरीन का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसे आपको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The force of attraction between atoms of the same molecule, that is called intramolecular force of attraction. The force of attraction between atoms of two different molecules is called intermolecular force of attraction. ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसकी वजह से दोनों एटम्स का आखिरी शेल मुकम्मल होता है। मसलन क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 7 क्रॉस लगाए हैं ये क्लोरीन के आखिरी शेल के 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 है। अगर ये आपस में शेयर कर लें तो अब क्लोरीन के आखिरी शेल में 2, 4, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका शेल मुकम्मल हो गया। इस बॉन्ड बनने का फायदा क्लोरीन को ये हुआ कि इसका आखिरी शेल मुकम्मल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 हो गए हैं और 2 ही हो सकते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, बॉन्ड्स की वजह से दोनों शेल्स, दोनों एटम्स का आखिरी शेल मुकम्मल हो जाता है। इसलिए दोनों एटम्स की शदीद ख्वाहिश होती है कि ये फोर्सेस कायम रहें, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड कायम है ये शेल मुकम्मल है। Therefore, these forces, intramolecular forces, are very strong forces because due to these forces, the valence shell of each atom is completed. इसलिए these are very strong forces. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनका वेलेंस शेल के कंप्लीट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रहे या ना रहे, दोनों एटम्स के वेलेंस शेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्वाइट वीक एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। आप यूं सोचें, यूं समझें, यूं गौर करें, मसलन कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए तकरीबन 400 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको तोड़ने के लिए 10 से लेकर 40 किलो जूल तक एनर्जी की जरूरत होती है। कहाँ 400 और कहाँ 10 से 40, यानी इनकी किस्मत वो फोर्सेस बहुत वीक है। और एन मुमकिन है कि अगर कोई सोच समझ के पेपर बनाए तो वो कहे जी वाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जवाब है कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड, देयरफॉर बोथ एटम्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to maintain these forces. दोनों एटम्स में शदीद ख्वाहिश होती है कि वो इसको कायम रखें। That's why these forces are very strong. अगर ये टूट जाएगा बॉन्ड, दोनों एटम का आखिरी शेल मुकम्मल भी रहेगा, इसलिए ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इस बात का दारोमदार स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे होता है। बड़ी अहम चीज है, कभी एंट्री टेस्ट वगैरह में आ जाएगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन व्हिच फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर और बोथ इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर और नन ऑफ दीस। तो फिजिकल स्टेट डिपेंड अपॉन strength of intermolecular forces. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग हो
तो वो चीज सॉलिड होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर है तो वो लिक्विड होगी, अगर नहीं है या नेग्लिजिबल है तो वो चीज गैस होगी। फिजिकल स्टेट, तबई हालत किसी चीज की इन फोर्सेस पे डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड, वीक है तो लिक्विड, नेग्लिजिबल है तो गैसेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हर चीज में होती है, गैसेस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी। मसलन बॉन्ड है, हाइड्रोजन में भी बॉन्ड है, ऑक्सीजन में भी है, नाइट्रोजन में भी है, ये गैसेस हैं, इनमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। पानी लिक्विड है, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, डायमंड सॉलिड है, इसमें भी बॉन्ड मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिक्रा गौर से सुनना और फिर आप जवाब देंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, वो हर फिजिकल स्टेट में होते हैं, गैसेस में भी, लिक्विड्स में भी, सॉलिड्स में भी। सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हर चीज में होती हैं, गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड में, सिवाय एक की। वो एक आप बता रहे हैं कि किसमें ये फोर्स नहीं होती। प्लाज्मा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये नोबल गैसेस में मौजूद नहीं होती, वो नोबल गैसेस बॉन्ड्स नहीं बनाती। तो जब बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, नोबल गैसेस, हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना। प्लाज्मा भी टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन उसकी नेचर इन तीनों फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड, सॉलिड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दैट इज मिक्सचर ऑफ एटम्स, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक सेपरेट स्टोरी। लेकिन कॉमन फिजिकल स्टेट जो है वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स, इनमें सब में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस सिवाय नोबल गैसेस के जिन्होंने बॉन्ड्स नहीं बनाए, उनका वैलेंस शेल वैसे ही मुकम्मल है, तो उन्हें ये बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान, इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनकी एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस, उसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो इन्हें कलेक्टिवली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम कलेक्टिवली वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, these three are collectively called van der Waals forces. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे आप कलेक्टिवली केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। इन्हें केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, इन्हें बॉन्ड्स नहीं कहते। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, लेकिन ये इट्स नॉट ए ट्रू केमिकल बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दे आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या अब आपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रखे हैं और 10वीं तक बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपने 10th तक पढ़ा होगा, एक होती है इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला जाए, सेल के अंदर एनगल्फ करने के बाद, फेगोसाइटोसिस के बाद सॉलिड को सेल एनगल्फ कर ले और सेल के अंदर ले जाके उसकी डाइजेशन करे, जैसे अमीबा वगैरह में होती है। पहले फूड को एनगल्फ किया जाता है, फिर डाइजेशन होती है सेल के अंदर, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
और बाज एनिमल्स में, ज्यादातर हायर एनिमल्स में, सेल्स के दरमियान जो जगह होती है वहां पे फूड को डाइजेस्ट, वहां पे उसके ऊपर एंजाइम डाले जाते हैं। सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है वहां डाइजेशन होती है, और डाइजेस्ट होने के बाद फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर कैविटी जो है, इंटेस्टाइनल कैविटी, जो खाली स्पेस है वहां डाइजेशन होती है, और डाइजेशन के बाद फूड को एब्सॉर्ब किया जाता है। तो जैसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सेल्स के अंदर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन है, सेल्स के दरमियान डाइजेशन, ऐसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन में बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ये एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान है। और इंटरमॉलिक्यूलर होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे की ऑक्सीजन पर है, एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे की क्लोरीन पर है, एक हीलियम मॉलिक्यूल, कई लोगों ने सुना होगा तो कहेंगे ये गलत बोल रहे हैं, हीलियम मॉलिक्यूल तो होते ही, याद रखें हीलियम का एटम चूंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो चीज भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। हीलियम का मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसे मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एटम भी कहते हैं। एक हीलियम एटम या एक हीलियम मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जैसे रैंडम डिस्पर्शन फोर्स। तो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर। मसलन एक मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ इसे बताने के लिए, इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सी फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये उसी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो फोर्स है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बोल्ट लाइनें लगी हुई हैं, मोटी लाइनें, और एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, और एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान से रहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। इस चैप्टर में हमने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये 6 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। आज का सबसे अहम सेंटेंस, सबसे अहम कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, हरारत के बारे में सारा डाटा, मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, बॉईल करने के लिए कितनी हीट चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होगी, ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ये कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना, सर्वोदय बोर्ड में तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरा कम पूछे जाते हैं, और फेडरल बोर्ड में डायरेक्ट कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर इनडायरेक्ट ही होते हैं। कि हाउ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर पता चलाना हो कि किस चीज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है, मसलन दो लिक्विड रखे हैं, पानी रखा है और अल्कोहल रखी है, और हमने वो कहता है कि किस में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, दोनों ही लिक्विड्स हैं। अगर तो एक सॉलिड होता है लिक्विड, हम कहते हैं सॉलिड में स्ट्रांग है, लिक्विड में कम है, लेकिन दोनों ही लिक्विड रखे हैं और पता चलाना हो कि किस में फोर्सेस स्ट्रांग है, तो आप दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ले लें। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है इसका मतलब है उसमें फोर्सेस स्ट्रांग है। अगर दोनों सॉलिड रखे हैं दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ले लें, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब है उसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है।
या दोनों की हीट ऑफ वेपोराइजेशन मालूम कर रहे हैं, उनको वेपर्स में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, जिसको ज्यादा हीट चाहिए उसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मेजर्ड बाय थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। इससे पता चलता है किसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग है और किसमें वीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये सिर्फ पढ़नी है और इसकी बुनियाद पे सॉलिड और लिक्विड को स्टडी करना है। जो प्रॉपर्टीज इन फोर्सेस पे डिपेंड करेंगी वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, सारी वो चीजें पढ़ेंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पूरा अलग चैप्टर पढ़ा जाएगा केमिकल बॉन्ड। पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पहली खास बात, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। डाइपोल, दो एंड्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। एक एंड पे नेगेटिव हो, एक एंड पे पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं इसमें डाइपोल है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स अलग-अलग है। तो ये फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है, नॉन पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं हो सकती। नंबर 2, इनमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव को खींचता है। मतलब ये HCl है, ये एक और HCl है, ये एक और HCl है। क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या मतलब, क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावरफुली खींचती है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा, एक पे थोड़ा नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आएगा। जिस पे नेगेटिव आता है इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींचा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को खींचे तो इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, आपस की कशिश। Positive end of one molecule attracts negative end of other, and this attraction goes to all, चलती जाती है। ये जो अट्रैक्शन है ये कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से बहुत वीक होती है। MCQ के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि इसकी स्ट्रेंथ तकरीबन कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 1% होती है। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो इसको तोड़ने के लिए सिर्फ 4 किलो जूल चाहिए। ये स्ट्रेंथ इज 1% स्ट्रेंथ का कोवलेंट बॉन्ड। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस पे डिपेंड करती है। सॉलिड्स में चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेसिस कम होती है, इसलिए ये फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल जरा दूर दूर होते हैं, इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती है। और गैसेस में मॉलिक्यूल चूंकि बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। Positive end of one molecule attracts negative end of the other, and this attraction goes to all, एक चेन में चलते जाते हैं। सॉलिड्स में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम होती है, मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, तो ये फोर्सेस निस्बतन स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड्स में ये फोर्सेस निस्बतन वीक होती हैं और गैसेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ना होने के बराबर होती है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मोडायनेमिक डाटा किसी भी चीज का वो मोस्टली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो कल इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी बाई फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस
इनको कल कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे किसी दिन जो वंडरवॉल इक्वेशन रहती है प्लाज्मा वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको